पिताजी, आपने मुझे बुलाया, खबर मिली। मैं नदी में नहाने जा रहा था, वहाँ चाचा ने बताया। हाँ शिवा, मेरी सेहत अच्छी नहीं है। आज से तुझे हमारा व्यापार संभालना होगा। मैं घर के अंदर ही बैठकर आराम करने की सोच रहा हूँ। वैसे भी तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है ना। एक दिन तुझे ये जिम्मेदारी देनी ही थी, इसलिए आने के लिए कहा मैंने। ठीक है पिताजी, मैं कल से ही हमारी दुकान पर जाता हूँ, लेकिन मुझे व्यापार की ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या मैं आपके स्थान को सही तरह से संभाल पाऊंगा? उसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है। हमारे पास जो मनोज है वो तुझे सारा काम सिखा देगा। तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तुझे कोई भी समस्या होगी तो मुझे आकर कह देना। अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। कुछ दिन मनोज चाचा मेरे पास रहकर मुझे सिखाएंगे तो मैं सब सीख जाऊंगा। ऊपर से आपका अनुभव भी मेरे साथ है। तू चाचा से सीखेगा, इस कारण हर समय चाचा पर निर्भर मत रहना। तुझे खुद भी निर्णय लेना सीखना होगा। ऊपर से हमारे ग्राहक को कुछ पड़ी नहीं है, बल्कि हमारे पास जितने लोग काम करते हैं सभी के ऊपर निगाहें रखनी चाहिए। हमारे पास जितने भी लोग काम करते हैं वो सभी ईमानदार हैं पिताजी। उन पर शक करना अच्छी बात नहीं है। वो सभी सेठ जी का लड़का हूँ जानकर अच्छे से बात करते हैं। हर एक समय अच्छे से रहना जरूरी नहीं है बेटा। काम वाले हर सेठ जी के बच्चों से अच्छे से ही बात करते हैं। अगर तेरा स्वभाव उनके प्रति ज्यादा अच्छा रहेगा तो वो लोग तेरे प्रति कुछ ना कुछ गलती जरूर करेंगे। इसलिए तुझे बहुत ही संभल कर रहना होगा। तू समझ रहा है ना बेटा? ठीक है पिताजी, आपके कहने के अनुसार ही करूँगा। और एक बात बेटा, हमारे पास जितने लोग काम करते हैं उन सभी में मनोज चाचा ही भरोसे वाला है, इसलिए तुझे उन्हें सिखाने कह रहा हूँ। ठीक है, तू जाकर चाचा से कह कि मैंने उसे बुलाया है। सुन मनोज, कल से मेरा बेटा हमारी दुकान पर आएगा। तुझे ही उसके पास रहकर उसे सब सिखाना होगा, समझा? अभी ही पढ़ाई पूरी की है उसने। तेरे ऊपर जो भरोसा है उसी भरोसे की वजह से तुझे ही ये काम सौंप रहा हूँ। ठीक है? ठीक है सेठ जी, मैं सब कुछ देख लूंगा, आप चिंता मत करो। मेरे ऊपर भरोसा करके आपने मुझे बहुत इज्जत दी है। आप चिंता मत करो। अब देखिएगा किस तरह मैं छोटे मालिक को सभी काम अच्छे से सिखाता हूँ। इस बात में मुझ पर संदेह करने की जरूरत नहीं है सेठ जी। इसलिए तो उसे तेरे हाथों में दिया है। अब तुम लोग जाओ। तभी चाचा जी की सहायता की वजह से शिवा व्यापार करना सीख जाता है। फिर कुछ दिनों बाद, चाचा जी, आने वाले 6 महीने के लिए हमें सामान की जरूरत है ना? पास के राज्य में जाकर सामान लेकर आओगे क्या, या फिर मैं जाकर आऊँ? जैसे आप कहो वैसा करता हूँ। अरे रे रे रे, मेरे रहते हुए आप किस लिए जाओगे? मैं जाकर आता हूँ। वैसे भी आपको यहाँ आए पूरे 3 महीने हो चुके हैं। अब तो आप सब कुछ समझ गए होंगे। मैं जाकर आता हूँ। ठीक है चाचा जी, ये लो पैसे। वैसे भी नाव से जाना है आपको, संभल कर जाइएगा। दूसरे दिन सुबह मनोज चाचा पैसे लेकर दूसरे राज्य में नाव में बैठकर चला जाता है। फिर 1 हफ्ते बाद सारा सामान दुकान पर ले आता है। छोटे सेठ जी, सभी सामान दुकान पर लाकर रख दिया है मैंने। अब 2 दिन आराम करके सोमवार को दुकान पर आता हूँ, ठीक है ना? 2 दिन गुजर जाने के बाद शिवा नदी में नहाने जाता है। नदी में उतरने से पहले, अरे ये कैसी आवाज? क्या हुआ यहाँ? ऐसा लगा कि बड़ा सा पत्थर नदी में गिरा। अरे बाप रे, किसी ने नदी में छलांग मारी है। देखकर लग रहा है उसे तैरना नहीं आता। कोई तो उसे बचाओ, अगर देर हो गई तो मर जाएगा बेचारा। उसे तैरना नहीं आता। अगर उसे बचाने भी गए तो उसकी घबराहट की वजह से बचाने वाला भी डूब सकता है जी। और उतना ही नहीं, बचाने वाला भी उसके साथ मर सकता है। इसलिए डर लग रहा है। अब क्या करेंगे आप बोलो? मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से कोई उसे बचाना ही नहीं चाहता। मैं खुद ही जाकर उसे बचाता हूँ। तभी शिवा नदी में छलांग मारकर डूबते हुए आदमी को बचाकर ऊपर ले आता है और उसे देखकर चिंता में पड़ जाता है। फिर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। चाचा जी, आप हो? कैसे गिर गए? कहीं पैर फिसलकर नदी में गिर गए क्या, या फिर किसी ने आपको पीछे से धक्का दिया? क्या हुआ था, जरा कुछ बताइए तो सही। ना ही पैर फिसला, ना ही किसी ने धक्का दिया। मैंने खुद ही आत्महत्या करने का सोचा, इसलिए नदी में छलांग मारी। जब होश में आया तो तुम मेरे सामने थे। आपको आत्महत्या करने की जरूरत क्या है चाचा जी? आखिर क्या बात है? कुछ है तो मुझे बताओ, मैं आपकी समस्या दूर कर सकता हूँ ना। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके परिवार का क्या होगा, कभी सोचा है आपने? बेटा, वही तो मेरी गलती है।
तुमने मुझ पर कितना भरोसा किया, लेकिन मैंने तुम्हारे भरोसे का अपमान किया, इसलिए मैंने आत्महत्या करने की ठान ली। मेरे भरोसे का अपमान करना ये कौन सी बात हो गई? मैं जो सुन रहा हूँ वो सच है क्या? मेरी नजरों में आपसे बड़ा भरोसेमंद कोई नहीं है। आपको कुछ गलतफहमी हुई है क्या? बेटा, तुमने मुझ पर भरोसा करके पास वाले राज्य में मुझे पैसे देकर सामान लाने भेजा था, लेकिन मैंने तुम्हें हर सामान की कीमत ज्यादा बताई और 10,000 रुपए बचाए। वो पैसे मैं रविवार को जुए में हार गया और सारा पैसा बर्बाद हो गया। तुम्हें मैंने धोखा दिया। इस बात को सोचकर मैं बहुत दुखी था। ऊपर से तुम्हारा भरोसा भी तोड़ा और तो और उन पैसों से जुआ भी खेला। वो बात तुम्हें आज नहीं तो कल पता ही चलनी थी। पता चलने के बाद मैं क्या मुंह दिखाता, इसलिए आत्महत्या करने की ठान ली। मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया बेटा। आपने मुझे हिसाब गलत बताया, ये बात मैंने उसी दिन जान ली थी। आपके परिवार को कुछ पैसों की जरूरत होगी ऐसा सोचा, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हो मैंने सोचा। लेकिन आप मुझसे पैसे मांग लेते तो अच्छा होता है ना, बस यही सोचा था मैंने। इतनी छोटी बात के लिए आपको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। अगर ऐसा वचन देते हो तो आप हर रोज की तरह दुकान पर आ सकते हो। तुम कितने अच्छे हो बेटा। तुम्हें मैंने धोखा दिया, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। लेकिन मुझे एक बात की चिंता है। कृपया करके तुम्हारे पिताजी को ये सब मत बताना, नहीं तो मैं उनके सामने कभी सर उठाकर बात नहीं कर सकता। मैंने जो किया उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। मैं सब कुछ भूल गया हूँ, आप भी सब भूल जाइए ना। अब जाकर आज आप आराम कीजिए, कल सुबह दुकान पर आ जाइए, ठीक है? शिवा अपने अच्छे स्वभाव के कारण चाचा से हुई गलती को माफ कर देता है। फिर कुछ दिन बाद, चाचा जी, आपको पिताजी ने बुलाया है, एक बार घर पर जाइएगा, आपसे कुछ बात करनी है उन्हें, जाकर मिलकर आइए। तभी मनोज दुकान से शिवा के घर की ओर जाने लगता है। कहीं वो शिवा ने वो गुजरी हुई सारी बातें उसके पिताजी को बताई तो नहीं? अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो फिर जाकर नदी में छलांग लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। पता नहीं अब क्या करूं। ऐसे सोचते हुए मनोज शिवा के पिता के पास पहुंचता है। सेठ जी, आपने मुझे बुलाया, इस बात की खबर दी छोटे मालिक ने। क्या हुआ सेठ जी, क्या बात है? कुछ नहीं मनोज, तुझे देखकर बहुत समय हो गया है ना। मेरा बेटा किस तरह व्यापार संभाल रहा है, आप सभी लोगों से कैसा बर्ताव कर रहा है, उस बात की खबर तुझसे लेनी थी, इसलिए बुलाया। सेठ जी, छोटे मालिक की चिंता आप ना ही करें, मैं हूँ ना संभालने के लिए। सेठ जी, मैंने जैसा सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा व्यापार कर रहे हैं छोटे मालिक, और ऊपर से पढ़े लिखे भी हैं, सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। चलो, अच्छी खबर है मनोज, आज से मेरी चिंता खत्म। तेरे बारे में मुझे बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कहता रहता है। अगर वो आज व्यापार कर रहा है तो तेरी सहायता की वजह से कर रहा है। तेरा वेतन भी बढ़ाएगा कह रहा था। दोनों एक दूसरे के साथ रहो, किसी भी बातों को मेरे पास न लाते हुए आपस में ही सुलझा लो, यही कहने के लिए बुलाया था। अब तुम जा सकते हो। सेठ जी, आप कितने दयालु हो। बेटे के हाथ में व्यापार देने से पहले मेरा वेतन बढ़ाया था। अब तक कुछ महीने भी नहीं गुजरे, फिर भी मेरा वेतन बढ़ा रहे हो। इससे ज्यादा आनंद की बात क्या हो सकती है। आपको मेरा परिवार हमेशा धन्यवाद कहता रहेगा। अब मैं जाता हूँ सेठ जी। तभी मनोज खुश होकर घर जाता है। फिर वैसे ही हमेशा की तरह मनोज सामान खरीदने पास वाले राज्य में जाता है। कुछ महीने गुजर जाने के बाद सेठ जी की सेहत खराब होने की वजह से शिवा के पिता गुजर जाते हैं। उस दिन से हमेशा के लिए पूरा व्यापार शिवा के हाथ में आ जाता है। चाचा जी, 2 साल से मैं ये व्यापार संभाल रहा हूँ। हर साल से इस साल हमें पूरे 1 लाख रुपए का लाभ ज्यादा हुआ है, यानी कि पिछले साल से दुगना फायदा हुआ है। ये सब आप ही की सहायता की वजह से हुआ है। इस महीने आपको मैं आपके वेतन के साथ 1 महीने का वेतन ज्यादा दे रहा हूँ। आपके मेहनत का फल है ये लीजिए। घर जाते समय अच्छे कपड़े खरीद लेना। छोटे सेठ जी, आप बहुत ही अच्छे दिल के हो। 1 महीने के वेतन के साथ और 1 महीने का वेतन दे रहे हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ। उसमें क्या है चाचा जी, आपके मेहनत की वजह से ही तो ये फल मिला है हमें। तभी मनोज अपने और अपने पत्नी के लिए कपड़े खरीदकर घर जाता है। अरे ओ काजल, देखो तुम्हारे लिए मैं साड़ी लाया हूँ, देखो तो सही। अरे देखो, मेरे लिए भी अच्छे कपड़े लाया हूँ। क्या हुआ जी, आज बहुत आनंद में लग रहे हो। आज कोई त्योहार नहीं है, फिर भी नए कपड़े लाए हो। सही कहा तुमने, त्योहार ही तो है। इस साल हमारी दुकान को बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। इस साल का लाभ तुझे बताऊंगा तो तू मेरा मुंह देखते रह जाएगी। तुम इतने आनंद में हो, मतलब ऐसा कितना लाभ हुआ है बताओ।
जल्दी बताओ। क्या कहूँ, पूरे 1 लाख रुपए का लाभ हुआ है। इसलिए पैसों को अपने पास न रखते हुए छोटे सेठ जी ने सभी काम करने वालों को 1 महीने का वेतन ज्यादा दिया है। इसलिए नए कपड़े लाया हूँ। बाप रे, 1 लाख रुपए सुनकर होश उड़ गए। अगर वो 1 लाख रुपए दिखेंगे तो क्या होगा? छोड़ो, वैसे भी छोटे सेठ जी ने व्यापार कैसे करना है जानकर लाभ कैसे कमाना है ये भी जान लिया, और सभी को 1 महीने का वेतन देना ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो अभी आया है व्यापार में, मेरी सहायता के बगैर वो 10,000 भी लाभ नहीं कमा सकता। बड़े सेठ जी गुजरने से पहले उन्होंने यही बात मुझसे कही थी। पता है तुझे कुछ, मेरे बिना वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी, आप सिर्फ पास वाले राज्य में जाकर सामान ही नहीं लाते, बहुत मेहनत करते हैं। दुकान में रुककर सभी कामकाज भी संभालते हो, इसीलिए तो छोटे सेठ जी इतनी जल्दी ऊपर आ गए। वैसे भी पूरी मेहनत आपकी, लाभ पूरा उनका। अगर देखा जाए तो लाभ का पैसा आधा आपको मिलना चाहिए। कैसी बात कर रही हो तुम? मैं उनके पास सिर्फ काम करता हूँ। जो वेतन मिल रहा है उसे छोड़कर अगर आधा हिस्सा मांगूंगा तो काम भी चला जाएगा। तू तो बहुत ही बेशर्म है, कुछ समझती नहीं। तुम ऐसा सोचने के बजाय हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते? इसीलिए हमारी ये हालत है। अगर वही व्यापार तुम करोगे तो हमें बहुत ज्यादा लाभ होगा। छोटे सेठ जी को आकर अभी तक 2 साल भी पूरे नहीं हुए और आप हो कि पिछले 15 सालों से इसी दुकान में काम कर रहे हो। अगर उसे इतना लाभ हो रहा है तो आपको कितना होना चाहिए? हाँ हाँ, तू जो कह रही है वो सब ठीक है, लेकिन दुकान खोलने के लिए बहुत पैसे लगते हैं। जिस तरह सेठ जी गुजर गए वैसे ही छोटे सेठ जी गुजर जाएंगे तो ये दुकान हमारे हाथ ही आएगी ना। अब वो सब छोड़, चल मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा। आपको हमेशा खाने की ही पड़ी रहती है। हाँ, लेकिन एक बात आपने सही कही। समझो, अगर छोटे सेठ ही नहीं रहेंगे तो वो दुकान हमारी हो जाएगी, समझ रहे हो? समझो, अगर उनकी मौत हो गई तो कैसा रहेगा? कैसी बात कर रही हो? अगर वो इधर उधर चले गए तो ठीक है, लेकिन उनके मर जाने की बात नहीं कही मैंने। तू क्या सोच रही है, बेवकूफ कहीं की? अरे, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अगर छोटे सेठ जी को मार डालेंगे तो हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। ऊपर से आप बहुत ही भरोसेमंद हो, आपने अगर मार डाला तो किसी को शक भी नहीं होगा। आपको ही ये काम करना होगा। बाप रे बाप, मार डालना मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। वैसे भी वो हमारी कितनी अच्छी देखभाल कर रहे हैं। मुंह बंद करके तेरा काम कर तू। मेरी कही बात को अगर मान लेंगे ना, जो 1 लाख का लाभ हुआ है वो भी अपना हो जाएगा। वैसे भी आप पर किसी को शक न हो, इसलिए सांप वाले से एक सांप लेकर आइए, उसे छोटे सेठ जी के कमरे में छोड़ दो। बचा हुआ काम सांप कर देगा, सेठ भी मर जाएगा और आप पर किसी को शक भी नहीं होगा। तू सच में पागल हो गई है, ऐसा पाप मैं तो नहीं कर सकता। वैसे ही कुछ देर तक दोनों के बीच वाद विवाद चलता रहता है। आखिर में मनोज सेठ जी को मार डालने का निर्णय लेता है और दूसरे सांप पकड़ने वालों के पास जाता है। कौन हो आप और यहाँ किस लिए आए? ज्यादा जंगल में मत घूमो, बहुत खतरनाक जहरीले सांप हैं यहाँ, इससे आगे मत जाओ। हाँ हाँ, मतलब तुझे सांपों के बारे में सब पता है ना? सब पता है का क्या मतलब है? मेरा तो काम ही है सांप पकड़ना। जहरीले सांपों को यहाँ पकड़कर जहर निकाल कर बेचता हूँ, उससे बहुत दवाई बनाई जाती है। अरे वाह, मतलब मैं जिसे ढूंढ रहा था वो तू ही है ना? ठीक है, मुझे एक जहरीला सांप चाहिए। कितने में बेचोगे बोलो, कितना लगेगा? तुम्हें किस लिए सांप चाहिए? तुम क्या करोगे उसका? वो क्या है ना, वो उसके जहर से दवा बनानी थी। एक वैद्य ने मुझे कहा है, इसलिए मुझे चाहिए। मैंने पहले ही कहा ना, जहर से दवाई बनती है, लेकिन मुझे 1500 रुपए चाहिए, क्योंकि इस सांप में जहर ज्यादा है। अगर गलती से आपको काट लिया तो आप कुछ समय में ही मर जाओगे, इसलिए कहता हूँ संभाल कर लेकर जाओ, ठीक है ना? ये ले तेरे 1500 रुपए, चल दे यहाँ पे अब। तभी मनोज सांप को लेकर जाता है और शिवा के कमरे में खुली खिड़की से उसे अंदर की तरफ छोड़ देता है। वह सांप जाकर शिवा के पैरों के पास सो जाता है। सुबह जब शिवा जागता है तब उसे सांप अपने पैरों के पास महसूस होता है। क्या है जो नरम नरम पैरों को छू रहा है? अरे बाप रे, सांप सांप सांप! कहाँ है सेठ जी? हाँ, दिखाई दिया। एक लाठी मारूंगा, अभी मर जाएगा, आप घबराइए मत। रुको, उसे मत मारो। मुझे रात में नींद में भी पैरों के पास नरम नरम लग रहा था। मतलब रात भर ये मेरे पास ही घूम रहा था, लेकिन इसने कुछ नहीं किया। इसका मतलब ये सांप मुझे हानि नहीं पहुंचाना चाहता था। तुम कुछ भी मत करो इसे, कुछ समय बाद वो खुद ही बाहर चला जाएगा। साहब, ये बहुत ही जहरीला सांप है, अगर इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो इसके काटने का हमें डर रहेगा।
तुरंत ही इसे खत्म कर देता हूँ। मेरी बात समझिए, अब आप थोड़ा सा हट जाइए। मैं जो कह रहा हूँ तुम्हारे समझ नहीं आया। चलो अब जाओ यहाँ से तुम। ठीक है, आपकी मर्जी। कुछ समय बाद वह सांप बाहर चला जाता है। फिर रात में जब शिवा सो जाता है तभी सपने में उसके पिताजी आते हैं। मेरे प्यारे बेटे, तुझे मार डालने के लिए उस मनोज चाचा ने जहरीले सांप को तेरे कमरे में छोड़ा। एक बार जब वो आत्महत्या कर रहा था तब तूने उसकी जान बचाई। अच्छा वेतन देकर उसकी देखभाल कर रहे हो, फिर भी उसने धोखा दिया। व्यापार को खुद का बनाने की सोच रहा है। तू जल्दी से उसे काम पर से निकाल दे, नहीं तो फिर से एक बार तेरे प्राण को धोखा हो सकता है बेटा। नहीं पिताजी, मैं किसी को हानि नहीं पहुंचाऊंगा। उसने जो पाप किया है उसे मैं नहीं कर सकता। अगर मैंने उसे काम पर से निकाल दिया तो उसका परिवार खाने के लिए इधर उधर भटकेगा। ऐसा करना ठीक नहीं है। तेरे अच्छे स्वभाव को वो कभी नहीं समझ पाएगा। आज से तुझे सावधानी से रहना होगा बेटा। हाँ, ये सब तो एक सपना है, लेकिन कभी पिताजी मेरे सपने में नहीं आए। फिर आज क्यों आकर मनोज चाचा के बारे में ऐसा कहा? अगर ये सच भी है तो चाचा जी को मैं काम पर से कैसे निकाल सकता हूँ? उनके परिवार के साथ कैसे गलत करूँ? उस दिन के बाद वो सांप शिवा के घर में इधर उधर घूमता रहता है, दूध पीता है और किसी को हानि नहीं पहुँचाता। वहाँ से मनोज गुजरता है। उसे ये समझ आता है कि उसकी योजना नाकाम रही। काटने वाले सांप को कहा था लेकर आओ और दूध पीने वाले सांप को लेकर आए हो। वाह रे वाह! उस सांप को देखो, काटने के लिए लाए थे लेकिन पालतू जानवर के जैसे उसके पैरों के पास ही पड़ा रहता है। कुछ भी करो लेकिन छोटे से जिंदा नहीं रहने चाहिए। मैं क्या कर सकता हूँ? एक बार काटेगा तो कुछ समय में मर जाएगा, ऐसा कहा था उसने। मुझे लगता है मुझे झूठ कहकर उसने बिना जहर वाला सांप दिया मुझे। सांप की योजना तूने ही मुझे बताई थी ना, अब क्या करना है तू ही बता। और क्या, भाड़े के गुंडों को ले जाओ। ऐसा नाटक करो कि चोरी करने गए हो और बीच में जब सेठ जी आए तो उसे मार दो। जिस तरह सांप को छोड़कर आए थे वैसे इस बार लौटकर नहीं आना। उन चोरों के साथ रहना और काम खत्म कर कर ही आना, समझे? पत्नी के कहने के अनुसार मनोज 2 हत्या करने वालों को साथ लेकर शिवा के घर जाता है। सुनो, मैं घर के बाहर रहता हूँ। तुम दोनों अंदर जाकर उस शिवा को खत्म करके भाग कर आओ। मैं शिवा के पास जो चाबी है उसे लेकर तिजोरी के अंदर से पैसे लेकर आता हूँ। बाद में हम तीनों उसे बांट लेंगे। अब जाओ जल्दी यहाँ से। तभी शिवा के कमरे में दोनों हत्यारे जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं कि सांप सामने ही बैठा है। सांप उन्हें डसने के लिए फन मारता है और आगे की तरफ बढ़ता है। अरे बाप रे सांप, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम मर सकते हैं। क्या हुआ? भाग क्यों रहे हो? काम हो गया क्या? चाबी वही है ना? काम वाम छोड़ो, इधर थोड़ी देर और रुकेंगे तो तेरा और मेरा दोनों का काम तमाम हो जाएगा। फिर जैसे ही चोर भाग जाते हैं वह सांप बाहर आकर मनोज को काटता है। अरे बाप रे, इस सांप ने मुझे ही काट लिया। मतलब अब मैं मर जाऊंगा। अरे माँ, भगवान, ये क्या किया तूने? उसकी आवाज को सुनकर सोया हुआ शिवा बाहर आता है और मनोज के पास जाकर उससे पूछता है, अरे चाचा जी, क्या हुआ आपको? और आप इस समय यहाँ पर क्या कर रहे हो? छोटे मालिक, मुझे सांप ने काट लिया है। अरे रुकिए, मैं आपको वैद्य के पास ले जाता हूँ। अब मैं कुछ क्षण से ज्यादा नहीं जी सकता मालिक। वैसे भी आप जैसे भले आदमी को मारने की सोची, इसलिए मुझे यही शिक्षा मिली मालिक। मुझे समझ नहीं आ रहा है चाचा जी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे आपने मेरी कितनी अच्छे से देखभाल की, लेकिन मैंने आपको मार डालने के बारे में सोचा। एक बार सांप भेजकर मारना चाहा। कुछ गुंडों को लाकर मैं आपको मारना चाहता था। मैंने जिस सांप को भेजा था उसी ने मुझे काट लिया। आपको मारना चाहा, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ मालिक। मुझे खत्म करके तुम्हें क्या मिलेगा? आपको मारकर पूरा व्यापार ले लूंगा सोचा था, इसलिए ये सब किया। माफ कर दीजिए मुझे। अरे चाचा जी, आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए आप जितना पैसा मांगते मैं दे देता। देखिए, अभी पैसों की लालच की वजह से आपकी जान भी जा सकती थी। मैंने आपके भरोसे को तोड़ा, इसीलिए भगवान ने मुझे सजा दी। पैसों की लालच में आकर गलत योजना बनाकर अच्छी भली जिंदगी को मनोज ने अपने ही हाथों खत्म कर